नमस्कार, स्वागत है आपका औद्योगिक नगरी कानपुर के व्यस्ततम इलाकों में से एक नवीन बाजार में। चमड़ा और वस्त्र उद्योग का केंद्र ये शहर कभी भारत का मैनचेस्टर कहा जाता था, मगर पिछले साल आई विश्व बैंक की एक रिपोर्ट ने इस शहर को एक नई पहचान दी। इस रिपोर्ट ने कानपुर को घोषित किया दुनिया का 7वां सबसे प्रदूषित शहर। लखनऊ से गंगा सेतु के ऊपर से होकर कानपुर शहर में प्रवेश करिए तो आपका स्वागत करते द्वारपाल की तरह खड़ी दिखती हैं काला धुआं फेंकती चिमनियां। शहर के ऊपर प्रदूषण की काली छाया को गहरा करने में मदद देती हैं सड़कों पर लगातार बढ़ती जा रही धुआं उगलती गाड़ियां। और रही सही कसर पूरी कर रहे हैं जब तब बिजली गुल होने पर डीजल पीकर लगातार शोर और काला धुआं निकाल रहे जनरेटर। आप सोच रहे होंगे कि कानपुर में ट्रैफिक जाम कर रही गाड़ियों या धुआं निकालते जनरेटर से आपको मुझको क्या फर्क पड़ता है। काश ऐसा ही होता और शहरों का धुआं उसी के आसमान में रहता, मगर हवा किसके रोके रुकी है। इसलिए कानपुर या ऐसा हर शहर जो इस तरह प्रदूषण फैला रहा है, हम सब के लिए चिंता का विषय है। ऐसे प्रदूषण के बारे में कुछ और बात करते हैं और आइए चलते हैं दुकान में बैठे इन सज्जन के पास जो पंखे की हवा खा रहे हैं, मगर इनका पंखा चल रहा है जनरेटर के जरिए। लाइट की नहीं रहेगी तो फिर जनरेटर की सुविधा से पोल्यूशन तो होगा ही। लमसम 3-4 घंटे तो लाइट जाती है तो रोज़। तो कानपुर को लेके कहा जा रहा है कि बहुत प्रदूषण हो गया है इस शहर में। आप लोग क्या महसूस कर रहे हैं? तो हम लोग तो यही देख रहे हैं, जनरेटर की वजह से भी होता है और जो यातायात है उसकी वजह से भी होता है। और वहाँ सामने चौराहे पर गाड़ियों को दिशा दिखाते दिख रहे हैं 2 यातायात पुलिस के कर्मचारी सफ़ेद वर्दी में। देखो, यातायात अधिक होने के कारण ट्रैफिक ज़्यादा है, रोड जो है क्लोज है, जिसके कारण जो है बड़ा चौराहा है, जैसे हमारा टाट मिल है, अफीम कोठी है, यहाँ जाम की स्थिति जैसी हो जाती है। ट्रैफिक इतना मंद गति से चलता है कि दूसरे देखने में लगता है कि जाम लगा है। तो निश्चित रूप से प्रदूषण भी बढ़ गया होगा, इसका एहसास भी आपको हो रहा होगा। प्रदूषण तो हम लोग झेल ही रहे हैं। सबसे ज़्यादा प्रदूषण शायद आप ही लोग झेल रहे हैं, और उसमें भी सफ़ेद वर्दी पहन के खड़े रहना पड़ता है आप लोगों को। प्रॉब्लम ये एक सफ़ेद कपड़ा जो है चेंज करना पड़ता है। जैसे पहले तो सवेरे के लिए चेंज करेंगे, नहीं तो बहुत गंदी हो जाएगी, दूसरे देखने में भी अच्छी नहीं लगेगी। और यहाँ इस वक्त मेरे साथ है मुकेश शर्मा। जी हाँ, नाम एक ही है, मगर वो हैं भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान कानपुर में सिविल इंजीनियरिंग और पर्यावरण अध्ययन के प्रोफेसर। मुकेश जी, ये बताइए कि इस तरह का कार्बन उत्सर्जन पर्यावरण को कितना नुकसान पहुंचा रहा है? औसतन गाड़ी की स्पीड जो है लगभग यहाँ 15 से 20 किलोमीटर पर घंटा रहती है। तो अगर हम लगाएं कि एक औसतन स्पीड जो अच्छे शहर हो, जहाँ की प्लानिंग अच्छी हो, तो करीब 45 से 50 माने, तो एक साधारण कैलकुलेशन से ये कह सकते हैं कि यहाँ 3 गुना पोल्यूशन अपने आप ही ज़्यादा हो जाएगा। और जो पोल्यूशन ज़्यादा होता है तो उसके साथ में जो डीजल और जो पेट्रोल जो जल रहा है और जो सीएनजी भी यूज़ हो रही है, उसका जो फ्यूल का जो कंजम्पशन है वो 3 गुना यहाँ ज़्यादा हो जाएगा। लगभग यहाँ पे गर्मियों के टाइम में लगभग जो बिजली है 8 घंटे से करीब 8 से 10 घंटे नहीं रहती है। तो आमतौर पे सभी लोग जो खासतौर जो कमर्शियल एरिया के अंदर हैं, जैसे कि आपने अभी देखा भी है कि सब लोग बड़े बड़े डीजी सेट्स उन्होंने लगा रखे हैं, और कार्बन कंटेंट डीजल के अंदर ज़्यादा होने से वो उसकी वजह से एमिशन ज़्यादा होते हैं और इट विल ऐड टू द ग्लोबल वार्मिंग। कानपुर अपने आप में एक टिपिकल नॉर्थ इंडिया का शहर है, तो ये कि यही स्थिति लगभग सभी शहरों के अंदर होगी। यानी कानपुर जैसे शहरों से निकलने वाला काला धुआं ग्रीन हाउस गैसों का हिस्सा है, और वो शहर के ऊपर गैस की एक ऐसी छतरी बना रहा है जो वातावरण में आने वाली गर्मी को वापस ऊपर जाने से रोक रही है। मतलब ये कि पृथ्वी ये गर्मी अपने अंदर समाहित कर रही है और इस तरह बढ़ रहा है पृथ्वी का तापमान। मगर उसका असर क्या हो रहा है? प्रदूषण पर अध्ययन करने वाली संयुक्त राष्ट्र की संस्था है IPCC और उसके प्रमुख डॉक्टर RK पचौरी। जितना अभी कॉन्सेंट्रेशन कार्बन डाइऑक्साइड का हो गया है और बाकी ग्रीन हाउस गैसेस का, उसमें इतनी गति है, इतनी रफ्तार है कि तापमान बढ़ता चला जाएगा और सी लेवल राइज बढ़ता जाएगा, और जो बाकी प्रभाव हैं क्लाइमेट चेंज के वो भी हानिकारक साबित होंगे। अब जैसे बांग्लादेश है, सुंदरबंस है, हमारे जो ग्लेशियर्स हैं वो पिघल रहे हैं, इन सब से एक तो ख़तरा होगा जो हमारे कोस्टल एरियाज हैं उनके लिए, ख़ास करके यानी ढाका, कलकत्ता।
तो डॉक्टर पचौरी के मुताबिक पिघल रहे हैं ग्लेशियर, और अगर ग्लेशियर पिघलने की मौजूदा दर जारी रही तो अगले 30 साल में हिमालय के 80% ग्लेशियर पिघल जाएंगे। हिमालय का सबसे प्रमुख ग्लेशियर है गंगोत्री। आंकड़ों के अनुसार 1936 से 1996 तक गंगोत्री ग्लेशियर के पिघलने की दर थी 19 मीटर प्रति वर्ष, और उसके अगले 3 वर्षों में ये दर बढ़कर हो गई 25 मीटर प्रति वर्ष। अब क्या है वहाँ की स्थिति, आइए जानने चलते हैं गंगोत्री। देहरादून से गंगोत्री तक गाड़ी से आने के बाद मैंने शुरू की गंगोत्री से गोमुख तक की 18 किलोमीटर की चढ़ाई। यहाँ जो घोड़े हैं उनके ज़रिए जाना है, और ये दूरी तय करने में घोड़ों को तकरीबन 5 घंटे तक का समय लग जाएगा। नाचदी नाचदी नाचंदी दुर्पता कनी नाचंदी ढोम ढोमा बैठोम ठोमा डोल की जनी बाजंदी। हमें तो ये लगता है कि बढ़ते साल बर्फ जो है पीछे पीछे चलती जा रही है। गौमुख पहले जहाँ होता था वहाँ से यानी अब पीछे चला गया है। जहाँ पहले होता था वहाँ से 1 किलोमीटर और पीछे चले गए। उठी खड़ो हो आँखी ते खोला लक्ष्मण भाई जनानी का सामने गोमुख, जिसके अंदर से गंगा का उद्गम हो रहा है, लेकिन ये गोमुख जैसा कहा जा रहा है पिछले 40-41 साल में 1 किलोमीटर पीछे हो चुका है। और हमारे साथ इस वक्त यहाँ पर हैं प्रोफेसर सैयद इकबाल हसनैन, जो कि जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय के ग्लेशियोलॉजी डिपार्टमेंट के पूर्व प्रोफेसर हैं। प्रोफेसर हसनैन, सबसे पहले तो ये बताइए कि कुछ दशकों की अगर हम बात करें तो किस तरह से गंगोत्री ग्लेशियर पर असर पड़ा है। गोमुख के पास अगर हम देखें तो जहाँ पर हम हैं आज, तो ये नज़र आता है कि पिछले 25-30 सालों में इस ग्लेशियर में काफ़ी बदलाव आया है, काफ़ी पिघला है। और ग्लेशियर सिर्फ पीछे ही नहीं जाता बल्कि उसकी मोटाई भी कम होती है, चौड़ाई भी, उसका जो मास है, मास जिसको कहते हैं, मास चेंजेस आती हैं। ठंड के दिनों में जिस तरह से बर्फ़ गिरती है, क्या उसके बर्फ़ गिरने में भी कोई कमी आई है, और अगर कमी आई है तो असर क्या हुआ है उसका? उसमें काफ़ी कमी आई है। मार्च अप्रैल मई में बर्फ़ गिरी और इतना टेम्परेचर बढ़ गया, डे टेम्परेचर बढ़ गया, 22-25 डिग्री सेल्सियस पहुंच गया, तो वो बर्फ़ रुकती नहीं है, वो फिर पानी में तब्दील हो जाती है और पानी निकल जाता है। और जो ख़ास तौर से अगर मैं कहूँ कि जो गंगा बेसिन है, इसके तमाम ग्लेशियर्स पर असर पड़ा है। कुछ 1-2 ग्लेशियर तो बिल्कुल पिघल गए हैं, जैसे खतलिंग ग्लेशियर जो भिलांगना जिससे निकलती है। अगर आप वहाँ जाएँ खतलिंग पे तो आपको सिर्फ पहाड़ों के ऊपर थोड़े से बर्फ़ के टुकड़े नज़र आते हैं, पूरी वैली जो है वो खाली हो गई है। और एक दुकरियानी ग्लेशियर है, वो भी इसी बेसिन का एक ग्लेशियर है। तो ये ग्लेशियर्स जो है काफ़ी एब्जॉर्ब ज़्यादा कर रही है एनर्जी, जो ब्राउन मड है और ब्राउन डेब्री कवर है, तो उससे एनर्जी ज़्यादा एब्जॉर्ब हो रही है और पिघलाव ज़्यादा आ रहा है। कुंभेष्टा भयतो यजं विदधति श्वेतांबरी अलंकृता। और इस ग्लेशियर के पिघलाव पर बात करने के लिए हमारे साथ यहाँ मौजूद हैं कुछ आम लोग भी। बर्फ़ कम पड़ी है। अगर ग्लेशियर जो है बर्फ़ नहीं पड़ी तो ग्लेशियर जो है कम हो जाएगी, तो नदी तो ऐसी सूखेगी सर। ये जो है गोमुख का उसकी पानी है सर, ये बर्फ़ के पानी है इसमें। अगर ये गर्म पानी जो है बर्फ़ नहीं पड़ेगी तो ये गंगा जरूर सूख जाएगी सर। तब पद कमले भागीरथी। प्रोफेसर हसनैन, ये बताइए कि बर्फ़ पिघलेगी तो जल स्तर बढ़ेगा, तो जल स्तर बढ़ेगा तो जो कुछ इलाके हैं उनको नुकसान भी तो होगा, उनके डूबने का ख़तरा भी तो हो सकता है। अब उसमें कि अलग अलग टाइप के प्रिडिक्टिव मॉडल्स हैं कि इतना बढ़ेगा, 6 सेंटीमीटर बढ़ेगा, 8 बढ़ेगा, 10 बढ़ेगा, तो उससे छोटे आइलैंड्स या जो मैनग्रोव्स एरियाज़ हैं उन पे असर पड़ेगा। जो कोस्टल रीजन है वो भी एक समस्या है, जो कोस्टल में रहते हैं, एरोजन बढ़ जाता है तो उनकी भी एक समस्या है। जैसे आइलैंड हमारे लक्षद्वीप आइलैंड है, मालदीव आइलैंड है, तो वो तो बहुत ही नीचे है, तो उस पर तो असर पड़ेगा। या बांग्लादेश है इधर जो कोस्टल रीजन है,
तो वहाँ पर भी असर पड़ेगा। तो ग्लेशियर की पिघलती बर्फ की वजह से बढ़ रहा है समुद्र का जलस्तर। बढ़ते जलस्तर से निचले इलाकों के डूबने का खतरा बना हुआ है और ऐसा ही क्षेत्र है सुंदरबन का डेल्टा, जहां के द्वीपों को निगल रहा है समुद्र। द्वीपों तक पहुंचने का रास्ता है नाव। सुंदरबन के 102 द्वीपों में से 52 पर आबादी है, जबकि बाकी 50 संरक्षित वन क्षेत्र हैं। इन 52 द्वीपों में से 2 लोहाचारा और सुपारीभांगा द्वीप अब पूरी तरह डूब चुके हैं। हम उस जल क्षेत्र के सामने से गुजर रहे हैं जहां कभी लोहाचारा द्वीप हुआ करता था, मगर अब वहां दिखता है सिर्फ पानी। हम जा रहे हैं घोड़ामारा द्वीप पर, जिसका 60% हिस्सा पानी में डूब चुका है। लोग घर पीछे हटाते गए और पानी आगे चढ़ता गया। আমাদের খুব এই জায়গাটা সুন্দর জায়গা, বাইরে থেকে যারা আসে তারাও গল্প করে না, সত্যি ঘোড়ামারা দ্বীপ একটা সুন্দর জায়গা, খুব সুন্দর, আমরা খুব ভালো পেয়েছি। यहाँ की मिट्टी छोड़कर जाने का मन नहीं करता, मगर क्या करें, खेती बाड़ी घर बार सब कुछ पानी में चला गया। 4-5 बार मैंने घर बदला और अब समुद्र से काफ़ी दूर घर बनाया है। मेरे घर में 18 सदस्य हैं और परिवार किसी तरह चल रहा है। कभी स्कूल होता है, कभी नहीं होता, इसलिए बच्चों को ठीक से नहीं पढ़ा पा रहे। आपका जन्म यहीं हुआ था? আমার বাড়ি তখন নদীর মাঝখানে, একদম হলদের কাছাকাছিতে আমার বাড়ি ছিল। আর সেই সময় मेरा घर वो उस दूर समुद्र में डूब गए इलाके में था। जब वो घर था तब मैं देखता था कि कैसे घर या पूरा का पूरा क्षेत्र पानी में बह जाता था। रात में सोए तो घर था, सुबह देखा तो गायब। दोस्त क्या कोई यहाँ से गए हैं? अगर गए हैं तो वो किस हालत में वहाँ रह रहे दूसरी जगह? তারা যেতে চাইছে না, ওখানে ঘর পেয়েছে, এখানেও বাড়ি আছে। कुछ लोग यहाँ से सागर द्वीप पर गए, मगर वहाँ की जमीन में इतना नमक है कि वहाँ खेती बाड़ी भी नहीं हो सकती। कई ऐसे परिवार हैं जो वहाँ से वापस आने के बारे में सोच रहे हैं। मुझे जब से समझ आई है तब से मैं लोगों को ये इलाका छोड़कर जाते हुए देख रहा हूँ। यहाँ से जो लोग ले जाए गए हैं उन्हें रखा गया है सागर द्वीप पर। तो आइए कुछ उनकी जिंदगी का भी हालचाल ले लें। पूरी तरह डूब गए द्वीपों लोहाचारा और सुपारीभांगा के साथ ही डूब रहे द्वीप घोड़ामारा से आए लोगों के बच्चे इस स्कूल में पढ़ते हैं और पढ़ाई का एक हिस्सा है ऐसी वनस्पतियों की जानकारी देना जिन्हें लगाने से बढ़ते पानी के चलते हो रहा भूमि का कटाव कुछ हद तक रोका जा सके। मगर कितना मुश्किल है अपनी जड़ें एक जगह से हटाकर दूसरी जगह लगाने की कोशिश करना। नदी बांध भेंगे घर तुला 3-4 बार घर तुला सब नदीग्रस्त। हाँ, घोड़ामारा में हमें पहले लॉट में आए थे तो वहाँ जो 4 बार मैंने घर चेंज किया, फिर वो भी नदी में चला गया। फिर सरकार ने यहाँ 4 बीघा जमीन दिया है, हम लोग यहाँ पे है। আমার ঘোড়ামারা মারি। कोलकाता के जादवपुर विश्वविद्यालय में समुद्र विज्ञान के प्रोफेसर सुगातो हाजरा ने बताया इस पूरी प्रक्रिया के बारे में। वो सभी सरकारी डेटा ये दिखा रहे हैं सुंदरबन में समुद्र तल का उच्चता बढ़ रहा है लैंड के रेस्पेक्ट में, भूमि के रेस्पेक्ट में। वी कॉल इट रिलेटिव सी लेवल, वो राइज कर रहा है। जो रेट हम लोग को कैलकुलेशन में मिला है वो है 3.14 मिलीमीटर पर ईयर। ये विश्व के जो एवरेज रेट है उससे ज़्यादा है। और ये भी देखा हम लोग जो 30 साल में काफ़ी अराउंड 100 किलोमीटर स्क्वायर एरिया समुद्र के नीचे चला गया, क्षय हो गया, सब्सिडेंस हो गया, इरोशन हो गया। लेकिन वो है नहीं, सैटेलाइट में भी नहीं है, ऐसे भी रियलिटी में भी नहीं है। और लगता है 2020 के अंदर और भी 100 किलोमीटर एरिया समुद्र में चला जाएगा, अभी जा रहा है। एक तरफ तो आपने सुना कि कई निचले इलाके समुद्र में बढ़ते जलस्तर की भेंट चढ़ रहे हैं,
मगर यदि हालात यही रहे तो धीरे धीरे जल स्रोत सूखने लगेंगे। अन्न का कटोरा कहलाने वाले मैदानी प्रदेशों में लोगों को सूखे का सामना करना पड़ेगा। फसलों को पानी का संकट, मवेशियों को पानी का संकट और संकट आम आदमी को पीने के पानी का। पानी की बहुत दिक्कत है, नहाने धोने की, कपड़ा धोने की, सबकी परेशानी है। पानी है ना यहाँ पे और टैंकर पानी भरने न दे बिल्कुल। ये स्थिति है आगरा के इस्लामपुर इलाके की, जहाँ जल स्तर नीचे होता जा रहा है और बढ़ता जा रहा है पानी का संकट। कहाँ तालाब में पानी और कहाँ जा में पानी पीने, जमुना पोखर तो सूख रही है। तो पीने का पानी कहाँ से लाते हैं फिर? यही तो लिया में कोई भरन दे तो कोई ना भरन देता है, इसीलिए आवा तो गुजर कर रहे हैं पानी की। तो पानी अगर दिन में खत्म हो जाए तो फिर पीने के लिए क्या होगा? फिर डोलता पानी के क्या ढूंढते हुए मेरे का नल पत्ता लग गया तो पानी भरने में पानी पीने के लिए नहीं डोलता ही। और कपड़े धोने के लिए या नहाने के लिए? खारो पानी भरना पड़ता है। जमुना जी में सवेरे देखो शाम तक जमुना जी भरी है, ये तो कपड़ा धोए आई इनकी। मशीन छोड़ दो साल तो मशीनों नहीं बचेगी, सब चोरी। पानी की दिक्कत साहब यहाँ 2-3 साल से है, बहुत ज़्यादा दिक्कत है। और इधर खारा जो है अपने अपने लगाते हैं, मशीन निकाल ले जाते हैं। जो कोई आता है मशीन लगाता है, लड़ाई होती है, झगड़ा होती है। और रोता में झुटिया पकड़ कर मारपीट होना शुरू हो जाती है। 1 बाल्टी 2 बाल्टी देता है, पानी खत्म हो जाता है। और उसमें क्या कर सकता है इंसान? टैंकर कितने लोग मिल के मंगाते हैं या किस हिसाब से आता है? टैंकर अपने आप आके धंधा कर रहा है। वो 12 रुपया जो है ड्रम, यानी 200 लीटर का पानी जो है 12 रुपये में देता है। काफ़ी देर की कोशिश के बाद भी इस हैंडपंप से पानी मैं नहीं निकाल सका हूँ। यह हैंडपंप है आगरा में जगनेर ब्लॉक के बरीगवा खुर्द इलाके में, और मैं ही नहीं, इस हैंडपंप से पिछले कई सालों से इस गांव के लोग पानी नहीं निकाल पा रहे हैं क्योंकि पानी का स्तर बहुत नीचे जा चुका है। 95 तक कुआं में पानी था, अब कुएं सूख गए 95 के बाद। फिर जो गहरे हैंडपंप उड़ते चले गए, 500-600 फुट के अंदर जो पानी निकलता है उसमें लाइन लंबी हो जाती है, तो इसीलिए वो हैंडपंप जल्दी ख़राब हो जाते हैं, उससे पानी नहीं निकला जाता है सही तरीके से। बहुत दिक्कत है पानी की। तो अब पानी मतलब इस समय आप लोग फिर कहाँ से लाते हैं? कितनी दूर से पानी आ रहा है? 1-1.5 किलोमीटर से पानी आ रहा है। तो खेती में पानी कहाँ से आ रहा है फिर? वर्षा हो जाती है उससे कुछ हो जाता है। नहीं 2-4 गहरे जो बोरिंग है वहाँ 2-4 ही आदमी हो पाए गाँव में बस, बाकी के तो राम भरोसे है ऊपर वाले के। लोग पलायन कर गए, कुछ लोग तो गाँव से चले गए यहाँ से। क्यों कि जब वो खेती में वो लागत लंबी है, पैदा होती नहीं है, तो घाटा जा रहा है, खेती में घाटा जा रहा है, इसलिए लोग मजदूरी के लिए शहर में दिनादिन पलायन करते गए। जैसे परलोक और जैसे स्वर्ग लोक, ऐसा कोई लोक है अलग, यहाँ से यहाँ कोई आता ही नहीं है। तो जानवरों के लिए जो पानी है उनको मतलब फिर दिन भर वो तालाब है नहीं साहब, बोरिंग पे पानी पिलाते हैं, सब गाँव ले जाता है बोरिंग। हाँ काफ़ी है, वो तो जितने भी कुएं में सूखे पड़े वो वहीं है। जलवायु परिवर्तन पर बनी संयुक्त राष्ट्र की समिति IPCC की रिपोर्ट के मुताबिक वर्ष 2080 तक लगभग 1 से 3.25 अरब की जनसंख्या पानी का जबरदस्त संकट झेलेगी और फिर 20 से 60 करोड़ तक की आबादी को सामना करना होगा सूखे का। मगर इस बात के क्या सबूत हैं कि ये जो भी परिवर्तन हमें दिख रहा है या जिसकी आशंका व्यक्त की जा रही है, उसके लिए बढ़ता कार्बन उत्सर्जन ही जिम्मेदार है? IPCC के अध्यक्ष डॉक्टर RK पचौरी। इसके प्रमाण तो अब इतने पक्के हो गए हैं, और ये हमारी IPCC की 4th असेसमेंट रिपोर्ट की जो 3 वर्किंग ग्रुप रिपोर्ट्स आई हैं, उससे साफ ये जाहिर हो जाता है, साफ प्रतीक हो जाता है कि जो क्लाइमेट चेंज हो रहा है और उसके ऊपर अब ऑब्जर्वेशंस काफ़ी हैं, वो ज़्यादातर जो मानव जाति का विकास है उसके कारण हो रहा है। तो इसमें अब कोई संदेह नहीं है। जैसे सड़कों पे हमारे देखिए इतनी भीड़ है, इतनी गाड़ियां चलने लग गई हैं, इन सब की अगर तादाद बढ़ती चली गई तो आगे जाके क्या होगा? जितना नुकसान होगा उसके लिए कौन जिम्मेवार होगा? हम ही जिम्मेवार होंगे, और उसे आप कभी नहीं रोक पाएंगे। फिर जब एक बार ये शक्ति आपके हाथ से निकल गई तो फिर ये इसको वापस नहीं आप ला सकते। रोकना होगा ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन। पर्यावरण को लेकर मैकेंजी ग्लोबल इंस्टीट्यूट के एक अध्ययन का अनुमान है कि अगले 20 साल में भारत में लगभग 50 करोड़ लोग मध्यम वर्ग में शामिल हो जाएंगे।
इसका मतलब होगा 25 करोड़ से भी ज्यादा दोपहिया वाहन और 10 करोड़ से भी ज्यादा कारें। अभी ही महानगरों की सड़कों पर काफी जाम लगता है, तो इतनी नई गाड़ियों से तो स्थिति और बिगड़ेगी ही। इस तरह के जाम मन को कितना तनाव और पर्यावरण को कितना प्रदूषण दे रहे हैं, ये जानने में चला गाजियाबाद से रोज गुड़गांव अपनी गाड़ी से जाने वाली शालिनी गौड़ के साथ। मेरे घर से मेरे ऑफिस की दूरी 60 किलोमीटर है और अगर जाम ना मिले, रास्ता खाली हो तो 1 घंटे 5 मिनट या 10 मिनट में हम पहुंच जाते हैं, नहीं तो करीब 1.5 घंटे पौने 2 घंटे लग जाते हैं आने जाने में, ट्रैफिक बहुत ज़्यादा ना हो तो। अभी हम जिस तरह के जाम में फंसे हुए हैं यहाँ पर, ऐसा जाम आपको अपने घर से और ऑफिस तक के बीच में लगभग कितना मिलता होगा? करीब 10-12 बार तो हम ऐसे फंस जाते हैं और कई बार हमें आधे घंटे फंसे रहना पड़ता है जाम में। आप ऑफिस की गाड़ियों का या पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल क्यों नहीं करते? मैं ऑफिस की गाड़ी से ही आना जाना पसंद करूँगी, चूँकि मेरे हस्बैंड रोज़ गुड़गांव जाते हैं और मेरी गाड़ी, मैं ना भी जाऊँ तो भी गाड़ी जाती है, इसलिए मैं इस गाड़ी में जाती हूँ। नहीं तो मैं अगर खास करके मुझे लेके जाने के लिए मैं बिल्कुल नहीं चाहूँगी कि मेरी गाड़ी जाए। आप जिस समय जाम में फंसी होती हैं उस समय अगर अपने इर्द गिर्द जो गाड़ियाँ हैं वो देखें तो आपको औसतन क्या दिखता है? कितने लोग एक गाड़ी में दिखते हैं? ज़्यादातर तो एक इंसान एक बड़ी सी गाड़ी लेकर जा रहा होता है और सड़क का जो है काफ़ी सारा जगह जो है वो घेरे होता है। तो आप जो कहना चाह रहे हैं मैं समझ रही हूँ कि अगर 15 गाड़ियाँ हैं सड़कों पे और 15 लोग अगर किसी और तरीके से या एक साथ एक गाड़ी में 4-5 लोग जाएं तो जगह कम घिरेगा और ट्रैफिक जैम कम होगा। बिल्कुल आप सच कह रहे हैं, बिल्कुल ऐसे ही दिखता है। कार्बन उत्सर्जन के अगर साल 2003 के संयुक्त राष्ट्र के आंकड़े देखें तो भारत दुनिया में चौथा सबसे बड़ा कार्बन उत्सर्जक है और भारत में इसमें सबसे प्रमुख योगदान है ऊर्जा क्षेत्र का। ऐसे में ऊर्जा के ऐसे विकल्पों पर चर्चा हो रही है जो पर्यावरण को नुकसान न पहुंचाएं। पिछले दिनों भारतीय परमाणु ऊर्जा आयोग के अध्यक्ष डॉक्टर अनिल काकोदकर ने कहा कि भारत को परमाणु ऊर्जा के विकल्प पर विचार करना चाहिए क्योंकि ये ऊर्जा कार्बन प्रदूषण से मुक्त है। ऊर्जा क्षेत्र के जानकार डॉक्टर समीर मैथिल भी मानते हैं कि आने वाले वर्षों में भारत की निर्भरता परमाणु ऊर्जा पर बढ़ेगी। मुझे लगता है कि परमाणु ऊर्जा ऐसा विकल्प है जिसको हमें छोड़ना नहीं चाहिए। अगर हम आज के संदर्भ में देखें तो वो हमारी पूरी ऊर्जा आवश्यकताओं का केवल 1% ही परमाणु ऊर्जा से आता है, तो उसका प्रतिशत बहुत कम है। अगर हम जो सरकार की जो अभी नई योजनाएं हैं उसके हिसाब से भी देखें तो ये प्रतिशत अगले 25 सालों में बढ़ के 3-4% हो सकता है। अगर हम लंबे समय की बात करें तो नई परमाणु तकनीक के जरिए हो सकता है कि यह एक बड़ा साधन बन सके हमारी ऊर्जा आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए। मगर परमाणु ऊर्जा दुनिया भर में एक विवादास्पद विषय रहा है क्योंकि इस ऊर्जा से जुड़ा है यूरेनियम ईंधन के बाद बचने वाले रेडियोधर्मी कचरे का मुद्दा भी। और फिर भारत जैसी घनी आबादी वाले देश में परमाणु ऊर्जा संयंत्रों को लगाने की जगह भी विवाद को जन्म देती है। परमाणु कार्यक्रम से देश को दूर रखने की वकालत करने वाले कार्यकर्ता अचिन वनायक, इनका क्या कहना है कि देखिए परमाणु ऊर्जा एक क्लीन सिस्टम ऑफ इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन, इसमें कार्बन एमिशंस नहीं होगी। मगर इस बात को भूलना नहीं चाहिए कि यूरेनियम ओर्स को माइन करना पड़ना है, उसको ट्रांसपोर्ट करना है, जो रिएक्टर को खड़ा करने का, इसमें सब कार्बन एमिशन होगा। तो इसका कहना है कि बिल्कुल क्लीन है, इस बात को भूल जाते हैं, इस बात को छुपा देते हैं कि जो साइकिल जो है उसमें ज़रूर काफ़ी कार्बन एमिशन होने वाला है। तो ये समझना है कि अगर हमने परमाणु ऊर्जा का रास्ता लिया है तो हमारा कार्बन एमिशन और कम होता जाएगा, ये भी गलत है। और इसका सबूत है फ्रांस और जापान, क्योंकि फ्रांस और जापान तो 70% और 45% करीब उनका इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन परमाणु ऊर्जा से आता है, मगर पिछले 10, 15, 20, 30 साल में उनका कार्बन एमिशन कम नहीं हुआ। तो और कोई रास्ता नहीं है सिवाय रिन्यूएबल सोर्सेस। सौर या पवन जैसे ऊर्जा के अक्षय स्रोतों के इस्तेमाल पर अब जोर दिया जा रहा है। भारत के कई गांव अब अपनी ही कोशिशों के जरिए सौर ऊर्जा के सहारे प्रकाशित हुए हैं। मगर सरकार इस दिशा में क्या कर रही है? भारत के गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोतों के मंत्री विलास मुत्तमवार, अक्षय ऊर्जा जिसे रिन्यूएबल एनर्जी कहते हैं उसको बढ़ावा देने के प्रयास किए जा रहे हैं और देशों की तुलना में
आज रिन्यूएबल का जो हमारा कंट्रीब्यूशन है वो भारत की जो सब सोर्सेस से जो ऊर्जा हम प्राप्त करते हैं उसके 7% है। जहाँ तक पवन ऊर्जा का सवाल है, विंड एनर्जी, आज दुनिया में हम चौथे क्रमांक पर पहुँच गए हैं। तो मैं समझता हूँ कि रिन्यूएबल्स के अंदर, क्योंकि वैसे तो पन बिजली जो है वो भी रिन्यूएबल सोर्स है और आज उसके अंदर 35,000 मेगावाट का इजाफा हुआ है। 35,000 मेगावाट हमने क्षमता अपनी निर्माण की है पन बिजली की, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी की। अगर उसको और हमारे ये 10,000 को मिला दिए जाए तो हम तो 45,000 या 48,000 मेगावाट हो जाएंगे। यानी हम दुनिया में नंबर 1 या नंबर 2 पे, क्योंकि जर्मनी आज विंड सेक्टर में उन्होंने 24,000 मेगावाट करने की वजह से पहले नंबर पर है। तो मैं समझता हूँ कि उनके बराबर या वो हमारे पीछे हो जाएंगे। इतनी क्षमता और टेक्नोलॉजी हमने प्राप्त की है। अगला स्टेशन झंडेवाला है। दरवाजे। एक समय था जब भारत की राजधानी दिल्ली के प्रदूषण पर काफी चिंता व्यक्त की गई थी। इसे निपटने के लिए सीएनजी के इस्तेमाल पर जोर दिया गया, मगर उससे भी ज्यादा लोगों को अंतर महसूस हुआ है यहाँ मेट्रो रेल के चल जाने से। इस समय तो हम लोग मेट्रो रेल में जा रहे हैं, जो कि दिल्ली की अब शान मानी जाने लगी है। अभी आपको इस पूरी जर्नी में, एक तरफ की जो यात्रा है, उसमें कितना समय लगता है? लगभग 30-32 मिनट लगते हैं कनॉट प्लेस से जनकपुरी पहुंचने में। अच्छा, और उसके अलावा आप इससे पहले अपनी गाड़ी का इस्तेमाल करते थे आने के लिए? करीब 1-1.5 वर्ष जो है मैं अपनी डॉटर के साथ कार में ऑफिस आने जाना था मेरा। कार में पीक आवर्स में लगभग 1.5 घंटा लग जाता था। तो अब आप काफ़ी समय भी बचा ले रहे हैं इसके ज़रिए। मेट्रो चुनने की वजह क्या रही है आपकी? एक तो इसकी जर्नी कंफर्टेबल है और किसी तरह की कोई थकान वगैरह कुछ नहीं होती और टेंशन फ्री है, और कोई किसी एक पॉइंट पर अगर पहुंचना है तो लेट होने का सवाल ही नहीं है। लेकिन आपने जब अपनी गाड़ी छोड़ी तो क्या ये चीज़ कहीं दिमाग में थी कि पॉल्यूशन कम होगा आप अगर अपनी गाड़ी खड़ी कर देंगे तो? बिल्कुल, पॉल्यूशन में एकदम से हेल्प कर रहे हैं। पूरी दिल्ली में ओवरऑल जितनी हज़ारों गाड़ियाँ इस समय लोग जो है प्रेफर कर रहे हैं मेट्रो से जाने में, तो ओवरऑल इसका इम्पैक्ट पड़ रहा है, पॉल्यूशन कम हो रहा है दिल्ली में। दिल्ली में सफल हुई मेट्रो रेल परियोजना अब कई दूसरे शहर भी अपनाने के इच्छुक दिख रहे हैं। अक्षय ऊर्जा के स्रोत बढ़ाने की कोशिश भी हो रही है और परमाणु ऊर्जा पर भी चर्चा जारी है, मगर ये सब सरकार के स्तर के व्यापक पैमाने पर होने वाले काम हैं। और अगर किसी कारण से सरकार तत्परता से इस दिशा में काम नहीं भी कर पाए तो क्या हम और आप कुछ भी नहीं करेंगे? हम कहाँ कर सकते हैं पहल, बताया आईपीसीसी के अध्यक्ष डॉक्टर आर.के. पचौरी ने। छोटी छोटी चीज़ें हैं। देखिए, अगर आप घर में आप बिजली का गीज़र लगाते हैं, पहले ये देखिए कि वहाँ पर आप सोलर वाटर हीटर लगा सकते हैं कि नहीं। मेरे विचार में अगर आप ऐसा करेंगे तो उसमें आप पैसे बचाएंगे, उसमें आपका आर्थिक लाभ होगा। और थोड़े बिहेवियरल चेंजेस की ज़रूरत है, जिससे कि अब जैसे हम एक कमरे से दूसरे कमरे में जाते हैं तो लाइट बंद करके जाएं। जब हम लाइटिंग लगाते हैं, लैंप्स बदलते हैं, तो CFLs को, कॉम्पैक्ट फ्लोरेसेंट लैंप्स को लगाएं, इनकैंडेसेंट लैंप्स को ना लगाएं। जब हमें कहीं जाना हो तो हो सके तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट लें, कार में बैठ के या टैक्सी में बैठ के ना चल दें। तो अगर थोड़ा सा लोगों के मन में चिंतन होने लगे और चिंता होने लगे कि हमें ऊर्जा की खपत जो है उसको कम करना है, तब ये छोटी छोटी चीज़ों से भी सब मिल के पूरे देश के लिए काफ़ी परिवर्तन किया जा सकता है। ग्लोबल वार्मिंग पर जनचेतना की और इसे रोकने की कोशिशों में सबसे पीछे दिखता है अमेरिका। मगर इन दिनों इसमें एक दिलचस्प पहलू सामने आ रहा है, और वो ये कि उसी अमेरिका के पूर्व उपराष्ट्रपति अल गोर इन दिनों जन जागरूकता का झंडा उठाए सबसे आगे चल रहे हैं। They help in two ways. Each person does contribute to the solution, but once having done so, अल गोर के मुताबिक जागरूकता दो तरह से मदद करती है। एक तो हर व्यक्ति समाधान ढूंढने में मदद करता है, और साथ ही इस दौरान लोग राजनीतिक रूप से सक्रिय हो जाते हैं, और फिर वे न सिर्फ अपने परिवार और समुदाय के बीच बोलते हैं, बल्कि देश की राजनीतिक व्यवस्था को भी प्रभावित करते हैं। but also in the political system of their country. इसमें कोई शक नहीं कि जो दुनिया आपने और हमने बनाई है वो ग्लोबल वार्मिंग की वजह से खतरे में है।
इसमें कोई शक नहीं कि यह खतरा मंडरा रहा है हमारी जीवन शैली की वजह से, और इसीलिए इसमें भी कोई शक नहीं है कि समाधान एक ही है, और वो ये कि आप और हम मिलकर ही इसे बचाने का उपाय करें।